गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज हम 10 नए एरियाज को डिस्कस करेंगे और उन एरियाज को एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एमसीक्यूज का रोल मेरे एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तभी हम डेली बेसिस में यहाँ पर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं ना। जो टॉपिक्स है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, उससे पहले एक बार आप अपने टारगेट को सेट करें। जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, 6 का स्कोर आपको करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन। हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपको 0 का स्कोर मिलेगा। तो आप यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, चाहें तो 3 4 5 भी सेट कर सकते हैं क्योंकि वो कट ऑफ से नीचे है, लेकिन क्योंकि आपने अभी अभी एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू किया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट को सेट करें। मैं आपसे टॉपिक आपको दिखाने से पहले जल्दी से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। नाउ लेट्स से यहां पर दो लोग हैं, इनके नाम है ए एंड बी। दोनों ही आईएएस एग्जाम की तैयारी करें आप लोगों के तरीके से, राइट। तो ये भी नेक्स्ट ईयर आईएएस के एग्जाम को देकर आईएएस बनना चाहते हैं। नाउ जो ए है, ए की पर्सनालिटी जो है वो कुछ इस तरीके से कि ए काफी ज्यादा एक्शंस लेते हैं, मतलब जो पढ़ाई करनी है उसे करते हैं, अच्छे से करते हैं। जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उतने घंटे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनका देश को सर्व करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम एक एडिशनल एलिमेंट जो यहाँ पर है, ये जस्ट आईएएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सो दैट जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो वहां पर एंजॉय कर पाए, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री बी है, यहां पर ये इनकी इंटेंशंस एग्जाम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। ये कहते हैं कि आईएएस बनकर मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगा, मैं बच्चों के लिए काम करूंगा। बट एट द सेम टाइम राइट नाउ ऑल द थिंग्स जो हैं वो इनकी इंटेंशंस और इनके थॉट प्रोसेस में है। जब तैयारी करने की बात आती है तो वहां पर एक्शन इनके काफी कम है कंपेयर टू ए। नाउ अब आपको दोनों की पर्सनैलिटी पता चल गई। ए जो है वो आईएएस का एग्जाम किस लिए देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सारी फैसिलिटीज को, बंगलों को, गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हैं, सैलरी को एंजॉय करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत जो काम होगा प्रोबेबली वो भी करना चाहते हैं। बी जो है वो देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये दोनों की इंटेंशंस हो या दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेकिन ए जो है वो एक्शन ज्यादा ले रहे हैं और बी जो है वो सिर्फ सोच ज्यादा रहे हैं। एग्जाम किसका होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। दोनों में से जब लोग एग्जाम देने जाएंगे तो दोनों में से एग्जाम किसका क्रैक होगा? एक व्यक्ति जो पॉजिटिव इंटेंशन वाला है उसका, एक व्यक्ति जो पॉजिटिव एक्शन वाला है उसका। क्या लगता है आपको? देखिए, जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जिसके एक्शंस होंगे रिजल्ट्स तो उसी को मिलेगा। इट रियली डजंट मैटर कि सामने वाले की इंटेंशन कितनी अच्छी क्यों ना हो। अब आपको क्या लगता है कि जो बी है ये कितना भी अच्छा सोचे कि मैं देश के लिए ये करना चाहता हूं, मैं देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे अच्छा काम करना चाहता हूं, गरीबों की मदद करना चाहता हूं, सिर्फ ये सोचने से क्या काम बन जाएगा? नहीं, इनको यहां पर अपनी तैयारी को लेकर एक्शंस लेने पड़ेंगे। अदरवाइज आपकी इंटेंशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, काफी सारे एस्पिरेंट्स आईएएस की तैयारी के लिए आते हैं, उनकी इंटेंशंस काफी अच्छी होती है। अगर आप उनके थॉट प्रोसेस सुने वो काफी अच्छे होते हैं, वो देश के लिए सच में काम करना चाहते हैं, लेकिन यही चीजें दिन भर सोचने के चक्कर में एक्शंस नहीं ले पाते, जो स्टडी करनी होती है वो ज्यादा नहीं कर पाते, डे ड्रीमिंग में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर, आपके एग्जाम और एग्जाम के रिजल्ट का आपकी इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। जो तैयारी है ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होती है, तो जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना बेहतर रहेगा। तो बेस्ट चीज तो ये है कि आपके एक्शन भी हो और इंटेंशन भी अच्छी हो। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट किसके बेसिस पे आता है? आपके एक्शन के बेसिस पे। एक्शन इन द सेंस कि क्या आपने तैयारी करी या नहीं करी, डेली बेसिस पे न्यूज को कवर किया कि नहीं किया, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, आंसर राइटिंग करी कि नहीं करी, उसके बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि एक्शंस जो हैं वो लेना जरूरी है। अगर आप भगवत गीता की भी बात करेंगे तो वहां पर किस चीज की बात करी जाती है? वहां पर एक्शन, कर्म की बात करी जाती है, ठीक है, कि आप कर्म करते रहिए, बाकी चीजें आपके साथ अच्छी हो जाएंगी। क्या वहां पर यह कहा जाता है कि आप सिर्फ इंटेंशन अच्छी रखिए, चीजें आपके साथ अच्छी हो जाएंगी? वहां पर कर्म की बात करी जाती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जो फल होता है, जो रिवॉर्ड होता है वो भी कर्म का मिलता है, अच्छी इंटेंशंस का नहीं मिलता, ठीक है। सो आपका कर्म जो है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंटेंशन अच्छी होगी उसके बाद कर्म अच्छा होगा तो और भी बेहतर है।
राइट। चलिए मैं आपको जल्दी से यहाँ पे टॉपिक्स जो वो दिखा देता हूँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम वॉश इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे, रशिया इंडिया को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, जेंडर गैप रूपी ट्रेड को लेकर डिस्कशन करेंगे, सल्फर एमिशन GNLC के बारे में जानेंगे, अर्बन फ्लडिंग को लेकर डिस्कशन करते हुए पोषण अभियान निपुण एंड बायो वेल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा भी होगा जो मैंने पहले पूछा हुआ आपसे, लेकिन अलग तरीके से पूछ रहा हूं यहां पर ये देखने के लिए कि कितने लोग पुरानी चीज को याद कर पाते हैं। अगर उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, रूपी ट्रेड को लेकर है वैसे तो, बीच में क्वेश्चन और भी है, तो आप ये समझ जाइएगा कि पुरानी चीजों को आप रिटेन कर रहे हैं। और अगर पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन जो अभी 2 दिन पहले मैंने पूछा था उसका आंसर आप नहीं कर पा रहे, उससे कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगना चाहिए कि प्रॉब्लम है चीज़ों को रिटेन करने को लेकर। अगर हम 2 दिन पुरानी चीज़ को याद नहीं रख पा रहे हैं तो इमेजिन करें 2 महीने पुरानी चीज़ को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वॉश इनिशिएटिव को लेकर पूछा गया। वॉश इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये किससे रिलेट करता है? क्या ये सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेट करता है? क्या ये कोरल रीफ से रिलेट करता है? मरीन पोल्यूशन से रिलेट करता है या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर करेंगे डिस्कशन। न्यूज में यह बताया गया था कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी है? 4 बिलियन। ये नंबर आंकड़ा 4 बिलियन तक आ जाता है। ये लोग रिस्क में है क्योंकि बेसिक हाइजीन फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप वॉश की फुल फॉर्म मुझसे पूछेंगे तो ये क्या है? दिस इज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, WHO की जो वॉश स्ट्रैटेजी है उसे डेवलप किया गया था ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। एट द सेम टाइम यहां पर कोशिश करी जा रही है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइज फैसिलिटीज जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, इसे UNGA के अंदर बेसिकली 2010 में अडॉप्ट किया गया था। यहां पर आते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो वॉश के बारे में ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। इससे क्या होगा, देखिए अगर हाइजीन है किसी जगह के अंदर, हमने कोविड के टाइम पे देखा हाइजीन कम होने की वजह से कोविड के केसेस बढ़े, तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस को यूज कर सकते हैं कि अगर हाइजीन कम होगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर हम हाइजीन लेकर आते हैं और वॉश प्रोग्राम लेकर आते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी बढ़ेगा, डिसीज प्रिवेंशन होगा, स्टाफ का मोरल एंड परफॉर्मेंस, अगर किसी जगह पर क्लीनिनेस होती है वो भी बढ़ता है और लोगों को केयर प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। हेल्थ केयर कॉस्ट भी कहीं ना कहीं आपकी कम हो जाती है, लोग बीमार कम पड़ते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजन फॉर द लो ऑयल एंड गैस ट्रेड बिटवीन रशिया एंड इंडिया? इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल एंड गैस का व्यापार है, जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, उसकी बात करें तो वो काफी कम क्यों है? क्या दोनों के बीच में शिपिंग डिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से? क्या चाइना फैक्टर यहां पर काम करता है इस वजह से? क्या कॉस्ट काफी कम आती है इस वजह से? या इसमें से कोई भी फैक्टर नहीं है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली हमने देखा है कि रशिया जो है वो इंडिया को ऑयल सप्लाई करेगा क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज रशिया की ऑयल एंड गैस सप्लाई को मना कर रहे हैं और इंडिया को मिडिल ईस्ट का ऑयल जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर $35 पर बैरल के हिसाब से हमें डिस्काउंट यहाँ पर रशिया दे रहा है। अभी तक पूछा जाए तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं रशिया के ऑयल को यूज़ किया करते थे या इनसे नहीं लिया करते थे? देखिए, यूजुअली अगर आप देखोगे शिपिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। रशिया से जब ऑयल आएगा चलेगा वहाँ से तो पर किलोमीटर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी और इस वजह से हमारे लिए उसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स वाई इस चीज़ को अभी तक मना किया जा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि हैवी डिस्काउंट जो दिया जा रहा है रशिया के द्वारा, दैट्स वाई हम इस चीज़ को ले रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ग्लोबल रीजन फॉर इंक्रीज इन जेंडर गैप? आपको बताना है कि ग्लोबल रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से जेंडर गैप बढ़ रहा है। क्या वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, कोविड-19, या ये सभी कारण है जिसकी वजह से जेंडर गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई यूएन की, यूएनडेसा इसको लेकर आया था और वहां पर यह बताया गया कि जेंडर गैप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसको लेकर इतना कम काम हो रहा है कि आने वाले 300 साल हमें लग जाएंगे कि हम मेल और फीमेल को बराबरी का दर्जा दे पाएं।
सोसाइटी के अंदर एक इक्वालिटी क्रिएट करी जा सके। तो कहा गया क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 भी हमें अचीव करना है, तो हमें 17 गुना तेजी से काम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि बाय 2030 ये जेंडर गैप जो है वो खत्म हो जाए। तो इसके पीछे रीजन क्या है अगर हम बात करें तो यस, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी इसके पीछे रीजन है। कोविड-19 में भी हमने देखा कि जो विमेन है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्होंने ज्यादा लूज करी थी, राइट। क्लाइमेट चेंज भी इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज की जब भी बात होती है हम डायरेक्टली इसे रिलेट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों से, लेकिन क्लाइमेट चेंज हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशान करता है। जैसे कि ऐसे लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, या फिर दूसरे मार्जिनलाइज सेक्शन, जैसे हम यहां पर विमेन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ही इसके अंदर आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे आप जेंडर गैप यहां पर देख सकते हैं, और हम देखें अगर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशन लेवल पे भी हमें गैप्स देखने को मिलते हैं। 2020 और 21 का डेटा वैसे यहां पर आपको दिया, लेकिन विमेन को जहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती उसमें मेजर एरियाज जो हैं कि सोशल एरियाज में वो पीछे रहते हैं। इकोनॉमिक एरिया में मतलब या तो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी तो सैलरी कम होगी मेल के कंपैरिजन में, एंड तीसरे लेवल पे बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी महिलाओं का कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। वैसे तभी यहां पर देखिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, तभी तो यहां पर जो विमेन रिजर्वेशन बिल है उसको कोई भी सरकार नहीं लाना चाह रही है। 108th अमेंडमेंट जो बात करते हैं, जो पिछले कितने सालों से 10 साल का टाइम अप्रोक्सीमेटली हो चुका है, कितने साल से पेंडिंग पड़ा है, बट क्या कोई सरकार इसके बारे में फिलहाल बात कर रही है? आंसर इज नो। याद करिए 2014 में जब इलेक्शंस भी होने वाले थे तब भी यहां पर इसको लेकर आया गया, राज्यसभा में पास कराया गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। फिर नई सरकार आई, क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? नहीं उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि रुपी ट्रेड की एडवांटेजेस को लेकर बात कर रहा है। पूछा गया रुपी ट्रेड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट, रुपे ट्रेड के अंदर जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इससे क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट कम होगा। इससे क्या होगा? स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी इन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। रुपी जो है एक रिजर्व करेंसी के तौर पर भी सामने आएगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है। ये क्वेश्चन नॉट इन द वेरी सेम मैनर, बट 2 दिन पहले हमने थोड़ा सा चेंज करके ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, और अगर आपने वो सोल्व नहीं किया, एक्सप्लेनेशन सुनी थी उसके बाद भी आप ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये इंडिकेशन देता है। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो रुपी ट्रेड है इंटरनेशनल लेवल पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट पुश कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड को, और वो इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए रुपी के अंदर। इससे क्या होगा? एक एस्टिमेशन के हिसाब से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $20 बिलियन पर मंथ कम हो जाएगा। तो क्या ट्रेड डेफिसिट में रिडक्शन आएगा? बिल्कुल रिडक्शन आएगा। क्या रुपी जो है वो स्ट्रेंथन होगा ग्लोबल मार्केट के अंदर? बिल्कुल। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज रुपी को लेती हैं, रुपी को यूज़ करती हैं अपने ट्रेड के लिए, तो हमारी साख जो है फॉरेन मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएगी, रुपी स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज इसे हो सकता है रिजर्व करेंसी के तौर पर भी यूज़ करें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्रीज हैं, अगर आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा देखोगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं। और इन कंट्रीज में अगर हम रुपी को इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर ये कंट्री खुद रुपी को अडॉप्ट करना चाहें, तो डेफिनेटली जो रुपी है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया सल्फर एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट? इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो सल्फर एमिशन नॉर्म्स है इसको एक्सटेंड किया गया? बेसिकली था क्या, जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसको लेकर कुछ चीज़ें सरकार से मांगी गई थी कि आप इनको कहिए कि ये अच्छे से इक्विपमेंट्स को लगाएं, यहाँ पर नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को चेंज करें, ताकि सल्फर एमिशन पूरी दुनिया के अंदर कम हो, कम से कम इंडिया की साइड से तो कम हो। लेकिन सरकार इसे पहले 2 बार एक्सटेंड कर चुकी थी और ये चीज़ें नहीं लाई गई थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। अब रिसेंटली न्यूज़ में था कि तीसरी बार दोबारा ये एक्सटेंशन दे दिया गया है, मतलब एक तरीके का एग्जाम्पशन दे दिया गया कि अगर आपको कुछ और टाइम चाहिए, थर्मल पावर प्लांट्स को कहा जा रहा है, अगर आपको कुछ और टाइम चाहिए नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए तो आप ले सकते हैं। क्या ये कोविड-19 की वजह से इस तरीके के डिले हो रहे हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन विद पाकिस्तान की वजह से हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर रीजन मेंशन नहीं है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए सरकार ने जो ऑफिशियल रीजन दिया है हम तो उसी को मानेंगे,
और उन्होंने कहा है कोविड-19 की वजह से ये डिलेज हुए हैं, और अभी भी कहा गया है कि जो पावर प्लांट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है कि हम ये नए नॉर्म्स लेकर आए। कोविड की वजह से पहले भी काफ़ी नुकसान हो चुका है, एंड दैट्स वाई ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो आपका आंसर भी होगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर एज वेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। वैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट आंसर नहीं है। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, हमें बेस्ट आंसर को चूज करना है, गुड आंसर को चूज नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया ना। वैसे ये एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे आपको बता दूं पूरी दुनिया के अंदर इंडिया से सल्फर का एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। यूजुअली जब हम बात करते हैं तो इस तरीके की कंट्रीज़ में या तो हम चाइना को देखते हैं या यूएस को देखते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एमिशन ज़्यादा होता है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ बेसिकली द रीज़न। लेकिन अदरवाइज बात करें तो सल्फर के केस में इंडिया का एमिशन सबसे ज़्यादा है। आप नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं, जो 50% डिस्काउंट आपको सीरीज़ के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2023 एंड 2024 की जो सीरीज़ है वो अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ 23-24 सीरीज़ में आपको बेसिकली मिलता क्या है? यू गेट द लेक्चर्स। आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलते हैं जो कि क्लास लेक्चर्स होते हैं, प्लस आपको एमसीक्यू के लेक्चर्स भी मिलते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेथडोलॉजी जो है वो कुछ इस तरीके से कि हम एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करते हैं। तो इससे होता है कि इससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों एरियाज कवर हो जाते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट जो है डेफिनेटली वो जैसे जैसे करंट अफेयर्स हम कवर करते जाते हैं वैसे मिलते हैं। इसमें आपको स्पेशलाइज टॉपिक्स जो है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मिलते हैं। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी सेशंस मिलते हैं, जिसमें एग्जाम को क्रैक करना कैसे उसके बारे में बताया जाता है। एंड ऑफकोर्स मेरी गाइडेंस जो है वो तो आपके साथ हमेशा इसमें रहती है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmark.com के ऊपर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज? GNLC। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये किसके द्वारा लेकर आया गया है? क्या यूनेस्को इसको लेकर आया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसको लेकर आया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर UNDESA? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए इसको कौन लेकर आया है। रिसेंटली हुआ क्या? 3 इंडियन सिटीज जो हैं इनको ऐड किया गया इस GNLC के अंदर, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर, राइट? आप मुझे बता सकते हैं वो 3 सिटीज कौन सी, क्योंकि हमने इसे पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। मीनवाइल मैं आपको आंसर बताता हूं, आप सोचिए उन सिटीज का नाम। अगर आप बता पाते हैं तो 1 मार्क एक्स्ट्रा एज अ बोनस स्कोर फॉर यू। यूनेस्को जो है वो इसको लेकर आता है। रिसेंटली 3 इंडियन सिटीज को यूनेस्को के द्वारा ऐड किया गया है 2022 की लिस्ट के अंदर। ठीक है, 3 इंडियन सिटीज की बात करते हैं तो इसमें वारंगल तेलंगाना से, और केरला से 2 सिटीज है, त्रिशूर एंड नीलांबर। ये 3 सिटीज जो है इनके नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा वैसे और भी सिटीज इसके अंदर ऐड करी गई हैं, जैसे कि यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव उसको भी ऐड किया गया है, और डरबन जो साउथ अफ्रीका से है उसको भी ऐड किया गया है। फिलहाल करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कौन लेकर आता है? यूनेस्को इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग के कारण क्या क्या है। अब ये कारण इस वजह से पूछे जा रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें अर्बन फ्लडिंग की बात करें, बेंगलुरु के अंदर अभी हमने क्या देखा? हमने देखा वहां पर बाढ़ आई। और वैसे अगर देखें तो फ्लड जो है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में भी काफी बार देखा जाता है, और मुंबई में काफी बार देखा जाता है बेसिकली। तो अर्बन फ्लडिंग जो होती है, जो बाढ़ आती है अर्बन सिटीज के अंदर, इसके पीछे मेजर कारण क्या है? क्या फ्लड प्लेन का एनक्रोचमेंट हो गया, ये इसका मेन कारण है? क्या क्लाउड बस्ट होता है, ये इसका मेन कारण है? क्या अर्बन माइक्रो क्लाइमेट चेंज होता है, ये इसका मुख्य कारण है? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। अर्बन फ्लडिंग के कॉजेस क्या है? बेंगलुरु में हैवी रेनफॉल हमने देखी और देखा कि वहां पूरी सिटी का जो पिक्चर था वो बदल गया। अब इसके पीछे मेजर मुद्दे जो हैं वो यही हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम जब पूछा था तो ये क्वेश्चन एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर पूछा था, जहां पर मैंने आपको कहा था कि बताएं मैन मेड फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन हुआ उसके कंपैरिजन में। तो अगर आप ये आसान क्वेश्चन गलत कर गए तो कहीं ना कहीं रिवीजन के अंदर कमी है, ध्यान रखिएगा। फ्लड प्लेन में एनक्रोचमेंट हो रहा है। आप जानते हैं कि आजकल बिल्डर्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पर भी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं जो कि फ्लड प्लेन एरिया होता है, जहां पर बिल्डिंग की फाउंडेशन उतनी बेहतर तरीके से नहीं टिक पाती है, और फिर जब बारिश आती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपको बाढ़ जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। क्लाउड बस्ट भी एक मेटीरियोलॉजिकल रीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। क्लाउड बस्ट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है।
और इस वजह से अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। चेंजिंग इन अर्बन माइक्रो क्लाइमेट, तो जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी एक मेजर रीज़न बताया जाता है जिसकी वजह से जो फ्लडिंग है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वैसे हैवी रेनफॉल हुआ, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हुआ, उसको भी यहाँ पर मेजर कारण बताया जाता है किस चीज़ का, फ्लडिंग का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे वो सभी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि पोषण अभियान को लेकर क्वेश्चन है, पूछा गया पोषण अभियान को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये जो पोषण अभियान है ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करेगा स्टंटिंग को एंड ओवरवेट को 0 से 9 ईयर्स के बच्चों के अंदर, और 2% पर एनम, 2% पर एनम जो है वो यहाँ पर टारगेट रखा गया है। ये क्या करेगा, ये लो बर्थ वेट को कम करेगा, यहाँ पर भी 2% पर एनम का टारगेट रखा गया है ना। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सोचिए अभी अभी हुआ क्या। नीति आयोग ने रिसेंटली अपनी चौथी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पोषण के ऊपर निकाली है। पोषण की फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग, लिख देता हूं यहां पर, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। सो क्या ये प्रिवेंट और रिड्यूस करता है स्टंटिंग को, ओवरवेट को, 2% पर एनम टारगेट है। देखिए पूरी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन दी गई है ना ये सही नहीं है। ये 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को टारगेट करता है, ना कि 0 to 9 ईयर्स। तो पूरी स्टेटमेंट ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यहां तक पढ़ेंगे हम, और फिर शायद इसको कॉन्फिडेंस में हम इग्नोर कर दें। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि टारगेट तो 2% का ही रखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि निपुण स्कीम को लेकर पूछ रहे हैं। निपुण स्कीम न्यूज में थी, किससे रिलेट करती है, क्या ये न्यूट्रिशनल नीड बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पूरी करने को लेकर है, क्या ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को 3 से 9 साल के बच्चे जो हैं उसमें इंप्रूव करने को लेकर है, क्या ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर है कि ट्राइबल यूथ जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या ये फैमिलीज जिसमें विक्टिम्स पाए जाते हैं रोड एक्सीडेंट के उनको कॉम्पनसेट करने को लेकर है। 10 सेकेंड्स सोचिए निपुण स्कीम के बारे में, इसकी फुल फॉर्म पता है तो आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, रिसेंटली FLS किया गया, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी करी गई, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था इसके ऊपर। FLS 1-to-1 इंटरव्यूज लिए गए बच्चों के कि उनकी एजुकेशन कितनी है, उनका बेसिकली नॉलेज बैंक किस तरीके से काम कर रहा है। उनको अगर वो क्लास 5th में है तो क्या क्लास 5th के बारे में जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी है, उसके बारे में उनको आइडिया है कि नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCERT के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है। इसको लेकर बात चल रही थी और इसको लेकर न्यूज़ थी, तो वहीं पर ही निपुण भारत जो है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो स्कीम है इसके बारे में भी जिक्र किया गया था। और क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं 3 से 9 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको लेकर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक जो है वो हम देख लेते हैं, जो कि बायोस्वेल्स को लेकर है, पूछा गया रिसेंटली ये न्यूज़ में देखे गए हैं। ये क्या है, क्या ये यूके के वेल रीजन में पाई जाने वाली कोई मछली है, कोई ऑर्गेनिक प्लास्टिक है, कोई चैनल है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि रेन वाटर को डाइवर्ट किया जा सके, या इसमें से कुछ भी नहीं है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। वंस अगेन, रिसेंटली अभी हमने जो टॉपिक है वो पढ़ा था, जिसमें क्लाउड बस्ट की वजह से हैवी रेनफॉल हुई, बेंगलुरु के अंदर जो पानी था वो भर गया था, उसको लेकर बात करी। और ये जो बायोस्वेल्स है ये उसी से ही रिलेट करता है। अर्बन फ्लडिंग जो है, हमने देखा है कि अर्बन एरियाज में जब पानी भर जाता है तो निकासी का कोई रास्ता नहीं रहता है, जो उसका एग्जिट है वहाँ पर पॉइंट्स हमें कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम बायोस्वेल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे, ये चैनल होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि रेन वाटर को ग्राउंड तक लेकर जाया जा सके और फ्यूचर में अगर उसका इस्तेमाल करना है वो किया जा सके। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर करेंगे 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए एक रिविजन, और उसके बाद फिर मैं आपको जो प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देने वाला हूँ, और आप भी बताएंगे अपना स्कोर ताकि हम देख सके टॉपर आज कौन आया है। वॉश इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से बताएं किससे रिलेट करता है। दिस इज रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीन।
फिर इसके बाद हमने देखा था रशिया इंडिया के बीच में गैस का ट्रेड क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, दोनों के बीच का शिपिंग डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ के हमने जेंडर गैप के बारे में देखा था, इसके पीछे कोविड-19 से लेकर क्लाइमेट चेंज एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सभी चीज़ें इसके पीछे रीजंस हैं। और यूएन ने तो कहा है कि 300 साल लग जाएंगे अगर हम यहाँ पर काम सही तरीके से नहीं करते इक्वालिटी लाने के लिए। फिर हमने रूपी ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया, रूपी ट्रेड को लेकर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। हमने ये देखा कि अगर इसको ज़्यादातर कंट्रीज एक्सेप्ट करती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा, ग्लोबल मार्केट में रूपी स्ट्रेंथन होगा, इसे रिजर्व करेंसी के तौर पर भी यूज़ किया जा सकेगा। फिर हमने पावर प्लांट्स के बारे में देखा था, तो कोविड-19 डिलेज की वजह से हमें ये देखने को मिला कि जो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो यहाँ पर जो नए इनिशिएटिव्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो नहीं लेकर आ पाए। नेट 50 कूपन कोड को यूज़ कर लीजिएगा ताकि जो वेरियस सीरीज़ हैं, 2024 की सीरीज़ है, 100 डेज़ की सीरीज़ है, वहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब कर सके। लेकिन देखिए, सीरीज़ को सब्सक्राइब करना एक बात होती है, सीरीज़ को करना दूसरी बात होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया इंटेंशन और एक्शन के बारे में। कोई भी सीरीज़ आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर कोई भी आप चैनल देखना शुरू करते हैं, कोई भी बुक पढ़नी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसे एक्शन के तरीके से कंप्लीट जरूर करिएगा, नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। फिर हमने जीएनएलसी के बारे में डिस्कशन किया था, तो यूनेस्को जो है वो इसे लेकर आता है, ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ से आगे बढ़ के अर्बन फ्लडिंग के बारे में जाना था, तो अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है, फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट की वजह से। क्लाउड बस्ट जो है वो हमने देखा, अर्बन माइक्रो क्लाइमेट के बारे में भी हमने जाना था। पोषण अभियान के बारे में डिस्कशन किया था हमने। पोषण अभियान किस चीज़ को लेकर है बताइए। यस, तो यहाँ पे रिडक्शन करना है स्टंटिंग का, ओवरवेट का, साथ ही साथ लो बर्थ वेट का, सबको टारगेट करना है 2% पर एनम, 0 to 6 ईयर्स हमने यहाँ पर टारगेट रखा है। फिर हमने निपुण के बारे में देखा, तो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी बच्चों के अंदर लाई जाएगी, 3 से 9 साल यहाँ पर टारगेट रखा गया है। लास्ट में बायोसॉइल्स के बारे में जाना था, तो यहाँ पर जो अर्बन फ्लडिंग का पानी होता है उसको कैसे ग्राउंड लेवल तक लेकर जाया जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के तौर पर यूज़ किया जाए, उसी वजह से ये बायोसॉइल्स जो है बनाए जाते हैं ना। अब मैं आपको जो विनर है वो दिखा देता हूं। आप मीनवाइल अपने मार्क्स लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, किस किसने कितना कितना स्कोर किया है, और फिर मैं आपसे प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछने वाला हूं। चलिए, विनर ऑफ द डे जो है सुमित कुमार पात्रा ने करेक्ट आंसर किया है। सुमित मेरे जो वेरियस बैचेस हैं वहां पर भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं, और यहाँ पर आपका आंसर भी करेक्ट है सुमित। एंड कीप परफॉर्मिंग लाइक दिस। बाकी के भी जो आपने चीज़ें मेंशन करी हैं वो भी करेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रैप करने के लिए डाला गया था, ताकि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाए, ताकि जब यूपीएससी आपको ट्रैप करने की कोशिश करे तब आपको पता हो कि नहीं, हम ट्रैप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो गलती हम ऑलरेडी एमसीक्यू सेशन जो सुबह 7 बजे होता है वो कर चुके हैं नेटवर्क के ऊपर, उस गलती से सीखते हुए हम अपने क्वेश्चन को ठीक ही करने वाले हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको दे देता हूं। जीएनएलसी जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछा भी है। लेट्स सी कितने लोगों को याद है। याद है तो अभी टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो पीछे जाइए, क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर करिएगा। मेंस का जो क्वेश्चन का आंसर करना है, अगर हम अपनी रुपी को इंटरनेशनलाइज कर देते हैं तो क्या इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा? ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट ज़्यादा होंगे, नेगेटिव कम होंगे, लेकिन वो इंपैक्ट्स क्या होंगे वो आपको लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर। जो मेंस का ग्रुप है वहां पर आप अपने आंसर को कर सकते हैं। नाउ यहां पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके यू कैन प्रेस द ऑल बटन, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले। मार्क्स आई होप आपने लिख दिए होंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट टॉपर को यहां पर डिक्लेयर किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय गाइज।